पूरी दुनिया हर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाती है। हमारे देश में 1993 में बना कानून वजूद में है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 भी मानवाधिकार का जिक्र करता है, लेकिन मुल्क के करीब 4.25 लाख कैदियों पर मानो ये बातें लागू नहीं होती। देश की करीब 1400 जेलों में क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी बुरा हाल है। लोकतांत्रिक मुल्क में अफसोसजनक बात यह भी है कि 67% कैदी विचाराधीन हैं, यानी वो दोषी हैं भी या नहीं ये भी तय नहीं हुआ है, लेकिन जेल में नरकनुमा जिंदगी जीने को मजबूर है। इसकी सबसे बड़ी वजह अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मामलों का लंबित होना है, जिन्हें कम करने के लिए बातें ढेरों हुई हैं, लेकिन हालात आज भी मानो जस के तस हैं। तो क्या वाकई जेल सुधार हमारे नीति निर्माताओं की प्राथमिकता में है या नहीं है? माननीयों के मामले निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन हो सकता है, तो आम इंसान को समय रहते न्याय क्यों नहीं मिल पाता? ऐसे ही बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, आप डीजीपी रह चुके हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ सुधाकर साहब जुड़ रहे हैं, आप भी आईपीएस अफसर हैं और महाराष्ट्र की जेलों का लंबा अनुभव रहा है आपको। साथ में हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं स्वामी विशालानंद जी, आप धर्मगुरु हैं और जेलों में सुधार को लेकर लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्तिका नंदा जी, आप मूलतः पत्रकार हैं, लेकिन बीते कुछ लंबे समय से जेल सुधारक के तौर पर अपनी भूमिका को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। हमारे साथ सुनील गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, आपको दिल्ली की तिहाड़ जेल का लंबा अनुभव है बतौर लीगल एडवाइजर, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर, और साथ में आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी मौजूद है। साथ में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान भी, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। क्षमता कम, कैदी ज्यादा, देश की 1400 जेलों का बुरा हाल। क्या कैदियों का कोई मानवाधिकार नहीं? क्यों देश की लगभग हर जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी रहते हैं? कहते हैं अगर नर्क का एहसास करना है तो देश की जेलों में चले जाइए। बुनियादी जरूरतों से महरूम कैदी। सबसे खौफनाक बात यह, जेलों में बंद सबसे ज्यादा वो कैदी हैं जिनकी सजा तय नहीं हुई, यानी जो विचाराधीन कैदी हैं, लेकिन फिर भी वो नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जेलों की हालत कितनी खराब है, इसके लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। ये आंकड़ा साल 2015 का है। आंकड़ों के मुताबिक जेलों में 3,66,781 कैदियों के लिए जगह है, लेकिन जेलों में कैदियों की संख्या 4,19,000 के पार है। इनमें सजा याफ्ता कैदियों की संख्या 1,34,000 से ज्यादा है, जबकि विचाराधीन कैदियों की संख्या 2,82,000 के पार है, यानी जेलों में 67% से ज्यादा कैदी विचाराधीन हैं। जेलों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जता चुका है। अदालत कैदियों के मानवाधिकारों के प्रति उदासीनता दिखाने पर जेल के डायरेक्टर जनरलों को चेतावनी दे चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। हम बात कर रहे हैं जेल सुधार की, और समझना यह बेहद ज़रूरी है कि जेल की ज़िंदगी दरअसल में होती कैसे है। इंडिया बोले में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त अलग अलग जेलों में बिताया है, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव किस तरीके का रहा जेल के भीतर और जेल से बाहर निकलने के बाद भी। आप बताइए, आपका अनुभव किस तरीके का रहा? जेल में तो सर यही है कि वहाँ पे आपकी जो मनोस्थिति है उसी के हिसाब से आप काम करते हैं। जब आप जेल में अपना समय बिताकर बाहर निकले तो जो समाज है, आपके अपने हैं, उनका व्यवहार आपके साथ किस तरीके का रहा? अगर ये सब देखा जाए तो समाज कहीं ना कहीं किसी न किसी मन से यही देखता है कि जरूर इसका क्राइम में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, तभी ये जेल गया है। जब आप जेल में रहे तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मान लिया या कुछ नया करने की शुरुआत करी? काला कोट पहना हुआ है आपने। शुरू में तो मैंने अपने जीवन को पूरा खत्म ही मान लिया था। तो और क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। जब मैंने ज्ञान साधना करी तब मैं जाना कि ये मेरा केस है और मुझे ही सब चीज़ साबित करना है, क्या सही है क्या गलत है, और मैंने अपने केस को लड़ा और एक्विटल लिया। एक आरोपी से एक वकील के तौर पर आपने खुद को बदला है। बैठिए, आपको कुछ और अनुभव भी लेते, मैं आऊँगा आपके पास। आप बताइए, आपका अनुभव किस तरीके का रहा जेलों में? सर, वहाँ जो है व्यक्ति एक ना बंदिश के अंदर रहता है। जैसे सुबह उठना, प्रार्थना वगैरह जो होती है वो करना, उसके बाद उनसे काम करवाया जाता है। चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं सफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वहाँ पर प्रशासन है उनके अनुसार ही, मतलब एक बंदिश, कहीं भी सामान उठा के ले जाना, ये सब करना पड़ता है। वो एक बंदिश, हाँ, इसको तो अच्छा माना जाना चाहिए, वो अच्छा माना जाता है, पर क्या है कि एक होता है ना, जैसे कोई भी समय आ जाना। जेल में
जब व्यक्ति जेल से मतलब तारीख पर से व्यक्ति आता है तो पूरी वो होती है सर्चिंग वगैरह, उसके बाद भी बहुत कहीं कुछ शोषण भी होता है? शोषण तो है ही है वहाँ पर। अब अपनी मर्जी से जब मर्जी सर्चिंग होना, रात में व्यक्ति सो रहा है अचानक से आ जाना, जेल में मोबाइल जा रहे हैं, क्या कैदी लेके आ रहे हैं? ठीक है, ये सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े सवाल हैं। आपका अनुभव किस तरीके का रहा? खड़े हो जाइए प्लीज। जब मैं वहाँ जेल में गई थी तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने जीने की आस भी छोड़ गई थी। मैं बाहर अपनी छोटी छोटी बच्चों को भी छोड़ के गई थी, 12 साल की बेटी, 15 साल की बेटी। अंदर जाने के बाद मैंने बिल्कुल अपनी जीने की इच्छा ख़त्म कर दी थी। पर तमाम लोगों का व्यवहार कैसा था आपके साथ? व्यवहार सबका, हमारा व्यवहार अच्छा है तो सबका व्यवहार अच्छा है। हम अपने व्यवहार, अपने आचरण के हिसाब से वहाँ पे जाने जाते हैं। अगर हम अपने व्यवहार को अच्छा लेके चलेंगे तो सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार। चलिए, तमाम सवाल हैं, लेकिन वर्तिका जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। और एक बुनियादी सवाल, आपका जो अनुभव रहा है उसके आधार पर, जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं जिसका जिक्र पूरी दुनिया में होता है, संविधान में होता है, कानून के तहत होता है, क्या जेलों में बुनियादी मानवाधिकार दिखता है आपको? देखिए, कुछ शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जब हम उसे कागज़ में देखते हैं या होते हुए देखते हैं हमें लगता है शायद ऐसा हो रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर जेलों में अभी भी मानवाधिकार पर उस गंभीरता के साथ काम हो सका है। अगर हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर देश की करीब 1400 जो जेलें हैं उसकी बदहाली को लेकर इतनी चिंताएं सामने नहीं लानी पड़ती। दूसरी बात यह है कि जेलें असल में एक टापू की तरह काम करती हैं। जेल के अंदर क्या हो रहा है आमतौर पर बाहर की दुनिया को नहीं पता होता। जेलें इंसान को तोड़ती हैं अंदर ही अंदर। अब जैसे इन सभी लोगों ने जो कहा जो जेल के अंदर रहे हैं, वो ये भी जानते होंगे कि जेल का असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ता, उनके परिवार पर पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। और मानवाधिकार का जहाँ तक सवाल है, ये कहा जाता है कि जेलें सबको एक तरह से ट्रीट करती हैं। सबसे ज़्यादा दुखद ये होता है कि जब जेल के अंदर कैटेगरीज बन जाती हैं, और कैटेगरी इसलिए नहीं बनती कि कोई ज़्यादा शिक्षित है या कम शिक्षित है, उस हिसाब से जेल में जातियों के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से और इन्फ्लुएंस और पैसे के हिसाब से जब एक वर्गीकरण होता है तो बंदी को अजीब लगता है कि अगर 302 की धारा में एक बंदी है और दूसरा भी 302 की धारा में ही है, लेकिन एक उसके क्योंकि संपर्क हैं तो वो एक अलग सुविधाजनक जगह पर है और दूसरा उसी अपराध की वजह से या बल्कि उससे भी छोटे अपराध की वजह से बहुत बुरी स्थिति में है, तो उसका असर होता है। इसका असर होता है की भी समस्या, बिल्कुल ये समस्या। आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार जो शब्द है वो बाहर ही दिखता है, जेलों में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता नजर नहीं आता। विक्रम सिंह साहब, जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी रहने को मजबूर हैं, आपके हिसाब से इसकी वजह क्या हमारे देश की पुलिसिंग और उसका एक पूरा सिस्टम जो है वो भी नज़र आता है? बेशक अनुराग जी, प्रिवेंटिव एक्शन, ट्रायल्स का ज़्यादा समय तक लंबित रहना और अंडर ट्रायल्स की संख्या तिगुनी होना सज़ा याफ्ताओं से, और अगर 100 की जगह है तो वहाँ मान के चलिए कि कम से कम 300 कैदी और 300 विचाराधीन बंदी वहाँ पर मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। और ये स्थिति केवल 1 या 2 जेल की नहीं है, ये पूरे भारत में लगभग ऐसी ही दुर्दशा सभी जेलों की है। और इसमें एक कारण से नहीं, पुलिसिंग प्रिवेंटिव एक्शन में अगर कोई अभियान चल रहा है तो मालूम पड़ा कि हर ज़िले में 500-500 आदमी 60 एक्साइज एक्ट 25 आर्म्स एक्ट में भेजे जाएंगे। इसके अलावा जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, ट्रायल्स का डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो ये पॉपुलेशन तो बढ़ती ही चली जा रही है। और इसका कुछ इसमें सुधार हो निकट भविष्य में, वो भी ऐसा क्षितिज में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी सुनील गुप्ता साहब, 149 जेल ऐसी हैं हमारे देश की, मैं पढ़ रहा था, जिनकी क्षमता से 200% तक कैदी उसमें रह रहे हैं। आपका तो लंबा अनुभव रहा है सर देश की तिहाड़ जेल का लेकर, क्या वाकई कैदियों को नींद तक आ पाती है? नहीं, देखें, जो जैसे आपने बताया है, टोटल हमारी जो ओवर पॉपुलेशन है करीब 116% है जी। जितने कैदी होने चाहिए, जैसे 3.25 लाख के करीब होने चाहिए और 4 लाख के करीब आसपास हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए एक कानून बनना चाहिए। जो मेरा सोचना है, मैंने इस पे आगे काम भी किया था। अब विदेशों में देखेंगे, विदेशों में क्या होता है कि अगर किसी जेल में अगर 1000 बंदी रखने की क्षमता है और वहाँ पे 25% अगर ज़्यादा और पॉपुलेशन हो गई है तो कोर्ट्स जो है उस जेल को जो है इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं जी। मतलब वहाँ पे 1250 से ज़्यादा लोग रख नहीं सकते। सुधाकर जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, आपका भी लंबा अनुभव रहा है, क्या वाकई सरकारों के स्तर पर वो गंभीरता दिखती है कि जेलों में जिस बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है उस पर कम से कम फोकस किया जाए? पहली बात है कि जेल में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग जमानत पे छूट सकते हैं जिनको जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है जी। इसको देखना होगा, क्योंकि एक तो मुझे बहुत दुख और के साथ कहना पड़ता है,
आज हमारे देश में करीबन 40% झूठे केसेस होते हैं, बिल्कुल फालतू केसेस होते हैं जिसमें जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई देखता ही ना, तो पुलिस देखती है, ना प्रोसिक्यूटर देखता है, माफ़ कीजिए, ना तो जज देखते हैं। तो जज में, जेल में जो जितने लोग हैं, इसमें कमी निश्चित आ सकती है अगर हर कोई अपना काम ठीक तरीके से करे, और जो झूठे केसेस बनाते हैं उन झूठे केसेस बनाने वालों को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि हम पूरे मेरिट पर ही सवाल खड़ा कर दें। ये तो एक तरीके से न्यायपालिका पर हम सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, देखने करना ही होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सुधार नहीं आएगा। हमें से हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरे की तरफ उंगली दिखाना बहुत आसान है, लेकिन जो बेचारे बेकसूर लोग झूठी कंप्लेंट में जेल में जाते हैं, और कितने मुझे तो बहुत दुख होता है। हमें सबको सोचकर, सबको मिलकर इसमें सुधार लाना होगा। ठीक है, लेकिन स्वामी विशालानंद जी, अंतर है कहाँ? मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ में 233% ज़्यादा कैदी क्षमता के लिहाज से रह रहे हैं, दिल्ली में, देश की राजधानी में 226%, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है 168%। राज्यों के स्तर पर भी अंतर नहीं किया जा सकता। आपके यहाँ जो ओवर पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ कौन से ऑल्टरनेटिव रेमेडियल मेजर्स अपनाए गए? ऑल्टरनेटिव सेंटेंसिंग नहीं है। छोटे छोटे केसेस हैं जहां पे पिक पॉकेटिंग की, किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने गलती की, वहां भी जेल। कोई व्यक्ति टिकट नहीं, बिना टिकट के रेल में सफर कर रहा है, 15 दिन के लिए आपने उसे जेल में डाल दिया जी। आपने जेल में डालकर ये नहीं सोचा कि वो 15 दिन के लिए आप उसे कहीं, हो सकता है रेल में बिना टिकट सफर कर रहा था, क्या उसकी मजबूरी थी? उसे आप 15 दिन के लिए सफाई की ड्यूटी लगा देते, रेलवे स्टेशन पर तेरी सफाई की ड्यूटी है, वहां से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, रेमेडियल प्रोसेसेस नहीं, ऑल्टरनेटिव सेंटेंसिंग नहीं अपनाई गई, हमने उसे जेल में डाल दिया जहां एक बहुत बड़ी उसकी क्रिमिनल नेटवर्किंग हो सकती है, जहां पर उसे ऐसे लोग, मैं कुछ और सवालों को भी लूंगा, लेकिन उससे पहले इस मामले पर सर्वोच्च अदालत ने भी कई बार अलग अलग निर्देश दिए हैं सरकारों को, राज्य सरकार को। अब हाल में सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एक सदस्य के तौर पर आप भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि साहब, ओपन जेल क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझिए, होता क्या है, अगर आप थोड़ा बताना चाहें। देखिए, क्या है कि एक तो सेमी ओपन जेल है, ओपन जेल है और ओपन कॉलोनी है। ये 3 अलग अलग सिस्टम है, और हर बार जिन बंदियों को वहाँ पर भेजा जाता है वो एक तो कॉन्विक्ट्स हैं और एक समय वो जेल के अंदर गुजार चुके हैं। उसके बाद अगर वो कमेटी उन्हें उस लायक समझती है तो सेमी ओपन जेल, या फिर अगर जेल में ओपन जेल सिस्टम है उसमें भेज दिया जाता है। हिंदुस्तान में इस समय 63 ओपन जेल्स हैं। आपको जान के 1400 में से 60 लगभग, हाँ 63 ओपन जेल्स हैं, और 4 हैं ऐसी जेलें जो सिर्फ महिलाओं के लिए। अब आप पहले तो यही देखिए कि ये कमाल की बात है, हैरानी की बात है। और तिहाड़ जेल, जो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल है, उस जेल में भी अभी तक एक भी महिला ओपन जेल में नहीं भेजी गई है। सुनील गुप्ता जी की वजह से अब एक उन्होंने PIL फाइल की, और अब पहली बार इस पर बहस होने लगी है कि भाई महिलाओं को ओपन जेल में क्यों नहीं भेजा जा सकता। एक तो ये बात है जिस पर चिंता बिल्कुल इससे पहले नहीं की गई। माहौल कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्देश दिए हैं, और जमीन पर हालात क्या वाकई बदले हैं ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे भी, और साथ में विक्रम सिंह साहब से भी सवाल करेंगे कि पुलिस की भूमिका क्या हो सकती है, नीति निर्माताओं की भूमिका क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना यह है कि हमारी गवर्नमेंट को है ना ज़्यादा से ज़्यादा अदालत बनानी चाहिए। आप तो खुद आपने एक अपना लंबा वक्त जेल में बिताया है साहब, आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ है? क्यों बड़ी संख्या में, हर 3 में से 2 व्यक्ति जो अंडर ट्रायल हैं वो जेल में रहने को मजबूर हैं? ये इसलिए है कि बहुत समय पहले जब मैं भी जेल में गया, और मेरा खुद का ये अनुभव है कि जब मैं गया तो मुझे सबसे पहले DCP साहब के साथ पेश किया गया, तो उन्होंने कहा कि 14 दिन में आपको वो कर देंगे, आपका जो केस है वो 14वें दिन में जब आप तारीख पे आएंगे तो ख़त्म कर देंगे। लेकिन DCP साहब तो 62 दिन तक मिले ही नहीं हमें। वहाँ से चलो 62 दिन में बाहर आए, अपनी फिर कंपनी ज्वाइन करी और कंपनी में काम करने लगे, तो दूसरी कंपनी वाले ने ये बोल दिया कि ये तो जेल से आया और आपने इसको रख लिया, और वहाँ से भी हमारी छुट्टी हो जाती है। जब वहाँ से हमें कोई जॉब नहीं था तो फिर हम फिर से क्राइम लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि क्राइम 62 दिन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग मिल चुके थे हमें अंदर जेल के अंदर जो क्राइम से जुड़े हुए थे। विक्रम सिंह साहब, ये एक पूर्व कैदी का दर्द है। क्या आपको लगता है कि हाँ, पुलिस भी अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाने में कई बार चूक कर देती है? आपकी बात वही है जो विक्टर ह्यूगो ने लॉ मिजरेबल्स में अपने एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध उपन्यास में लिखा था कि जेल के अंदर जाना ही नरक के दर्शन के बराबर है। और मानवाधिकार तो छोड़ दीजिए, मानवाधिकार के हनन की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो जेलों में जाकर के देख लें। पुलिस की भूमिका ये हो सकती है कि जो सामान्य 3 साल से अंदर के जो अपराध हैं, उनके जो कैदी हैं, उनके आरोपी हैं, उनको जेल न भेजें, उनकी जमानत सुनिश्चित करें, ये कानून है। सुधाकर जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो बात अभी यहाँ पर विक्रम सिंह जी ने कही? उन्होंने कहा कि देखिए साहब, मुल्ला कमेटी बनी थी। सुधाकर साहब,
देखिए, अभी मैं जो कहना चाहता हूँ साफ, जो होता है और जो मैंने देखा है, 1991 में 2 टोलियों में झगड़ा हुआ था बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने में। पुलिस की भूमिका की बात कह रहा हूँ मैं। एक जो बड़ा गुंडा जो था उसकी केस सी फाइनल कर दी, क्लोज कर दी, और जो उतना उससे कम था उसको झूठे सबूत के आधारे ताड़ा लगाया गया। तो आज हमारे देश में हो क्या रहा है? झूठे काम करने वाले, झूठे केसेस बनाने वाले पुलिस के खिलाफ कुछ होता नहीं है, कोर्ट देखता नहीं है। तो मुझे बहुत रंज होता है। सभाजी सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस पहलू को? यहाँ पर जो जांच एजेंसी है, जो पुलिस है, उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़ा होता है और अदालत लगातार टिप्पणियां करती रही है, निर्देश देती रही है, जमीन पर उसका बहुत ज्यादा व्यापक असर नहीं दिखता है। देखिए, जहाँ तक जुडिशरी के सवाल है, जुडिशरी अपना निर्णय साक्ष्य पर देती है, कानून पर देती है। तो अदालत अपने आप उसकी केस को थोड़ी टेकअप कर लेगी। जब तक अदालत में एक प्रोसीजर के तहत मामला जाएगा नहीं, तब तक अदालत उसका तो आप कहते हैं कि अदालत के स्तर पर सब कुछ ठीक होता है न्याय के मोर्चे पर। माफ कीजिएगा सभाजी सिंह जी, आपको रोक रहा हूं कुछ देर के लिए, यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ठीक 6:30 बजे जब लौटेंगे। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जेल सुधार की, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेलों की मौजूदा हालत कैसे बेहतर हो। अलग अलग तरीके की चुनौतियां हैं और अलग अलग तरीके के तर्क। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। क्यों क्षमता से ज्यादा कैदी हैं जेलों में? क्यों जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा है? कैदियों को इंसाफ मिलने में कितनी देरी हो रही है? इसका अंदाजा अदालत में लंबित मामलों से लगाया जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 55,000 मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में करीब 40 लाख मामले लंबित, जबकि निचली अदालतों में 2 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। यही वजह है कि जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। नरक से भी बदतर हालात हैं जेलों की। सोने के लिए जगह नहीं है, भोजन पानी की भी समस्या है। कुछ जानकार जेलों की खस्ता हालत के लिए बुनियादी ढांचे को जिम्मेदार बताते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जेलों में अधिकारियों की 33% सीटें खाली पड़ी हैं। देश के सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में भी स्टाफ की भारी कमी है। लेकिन जेलों की फिक्र किसे है? पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। जेलों में बंद माननीय चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन आम विचाराधीन कैदियों को वोट देने का अधिकार तक नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो बात सभाजीत सिंह जी ने कही थी उसके संदर्भ में बहुत संक्षेप में। मैं निवेदन करना चाहूंगा अनुराग जी बड़े सम्मान के साथ कि देखिए, कमियां हर सिस्टम में है और दूध का धुला कोई नहीं है। हमारे सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये कह देना कि सब गलत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब गलत जेल भेजे जा रहे हैं, तो पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ अपील सबके पास है विकल्प की अपील में जा सकता है। लेकिन ये कह देना कि हर जगह सबसे त्रुटिपूर्ण होता है, ये भी कहना गलत है। सुनील गुप्ता साहब, क्या ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो पीड़ित है उसको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, वो हाईकोर्ट जाना तो चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता, वो हाईकोर्ट अगर चला भी जाता है तो जब तक वहां से फैसला आता है तब तक निचली अदालत की जो सजा मिली होती है वो पूरी कर चुका होता है? क्या ये विडंबना भी है इस देश? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोर्ट नहीं मानती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मान रही, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आपको बताता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कि जिन केसों में 7 साल तक की कैद हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केसों में मुलजिम को जेल नहीं भेजना चाहिए और बेल उसके लिए रूल होनी चाहिए और जेल एक्सेप्शन होनी चाहिए। और उसमें यहाँ तक कहा है कि अगर जज साहब या पुलिस उसको जो है जेल भेजने के लिए वो सिफारिश कर रहे हैं और जज साहब उसको भेज रहे हैं, उस केस में रीज़न दिए जाएंगे कि उसको जेल में क्यों भेज रहे हैं, क्यों नहीं बेल दी गई। ये 2015 का फैसला है। पर आप देखेंगे, अभी मैं तिहाड़ जेल का आपको एग्जांपल दूं, तिहाड़ जेल में 1800 प्रिजनर ऐसे थे, अभी हाई कोर्ट में ये फिगर पेश की है, 1800 प्रिजनर ऐसे थे जिनको कि 7 साल तक की कैद हो सकती थी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के वायलेशन में उनको जेल भेजा गया था। जब दिल्ली में ये हाल है तो और जगह आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जेलों का बुरा हालत क्यों है, जो मैंने बात पहले कही थी, कोई भी जेल जो होती है किसी भी गवर्नमेंट का लास्ट प्रायोरिटी वो एरिया होता है। आप देखें, आप हॉस्पिटल, ऐसा क्यों होता है सर? हाँ, आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो उस पर आपको वोट मिलेंगे। हाँ। आप स्कूल खोल रहे हैं आपको वोट मिलेंगे। अगर आप जेलें खोल रहे हैं तो आपको वोट नहीं मिलने वाले। इसी वजह से जेलें हमेशा उपेक्षित रहती हैं हर एक स्टेट में। अगर मैंने जो बात कही थी, अगर हम ये कानून बना देते हैं कि 25% से ज़्यादा अगर उसकी ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो उस जेल को इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। जब ऐसा कानून बन जाएगा
फिर आप देखना स्टेट भी जो है एक सख्ते में आ जाएगी। सर करेगा कौन? कानून बनाएगा भी सरकार बनाएगी कानून, और उसको इलीगल भी फिर सरकार ही करेगी। तो ये तो कोर्ट करेगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो जेल्स हैं वो स्टेट चैप्टर है। हाँ। और सेंटर उस पर बहुत मतलब एक तरह से कहें ना की तरह ध्यान देता है। जब तक सेंटर का कंट्रोल नहीं रहेगा जेलों पर, तब तक हर स्टेट अपने हिसाब से जो सत्ता पक्ष में आते हैं, जो लोग सत्ता में आते हैं अपने अपने राज्यों में, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो सुनील गुप्ता जी ने कही कि वो वोटिंग राइट्स नहीं है। वहाँ पे रह के व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, परंतु वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के साथ। तो उन लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो वोट दे सकें और वो भी अपनी एक वो चुन सकें। दूसरी बात ये कि हमारी जो पूरा फोकस होना चाहिए वो है कि जिन लोगों को जिन लॉज के कारण से अंदर ओवर पॉपुलेशन है, उन लॉज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट चाहिए। जैसे 498A 498B है, डाउरी लॉज हैं। एक केस में 48 बंदे तक अंदर जेल में जा सकते हैं। हमारे देश में हजारों नहीं लाखों लोग हर साल इस लॉ के मिसयूज के कारण, वेंडेटा के कारण से जेलों के अंदर जाते हैं। और अगर ये वेंडेटा रूल्स, वेंडेटा लॉज ना हो तो कितनी हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जो 68% पॉपुलेशन जो आज एक्स्ट्रा अंदर है, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। रेमेडियल मेजर्स हमने क्या अपनाए हैं, उसके ऊपर हमने कोई मेजर्स नहीं अपनाए। मेरा आपसे भी पहले आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। देखिए, ऐसा है कि लॉ कोई भी हो, उसके मिसयूज की हमेशा गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। हम ये कभी नहीं कह सकते कि हर लॉ मिसयूज हो रहा है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जिनको जेल में भेजा जा रहा है वो सबके सब अपराधी हैं, ये भी नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जेल क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जेलों के अंदर क्यों सुधार नहीं हो पाता। कई बार जिन्हें डीजी अपॉइंट किया जाता है उनका जेल में मन नहीं लगता। जेल की जो पोजीशन है वो कई बार बहुत पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह मानी जाती है। मतलब जेल का अफसर होना भी अपने आप में एक सजा पोस्टिंग मानते हैं। बहुत सारे लोग उसमें खुशी नहीं होते। दूसरी बात ये कि जेल के अंदर का जेल का स्टाफ भी होता है जो IPS नहीं है, लेकिन वो जेल स्टाफ है, उनमें एक लॉबी बन जाती है। फिर ये कि किसकी सत्ता है राज्य में, किसका अभी चल रहा है वर्चस्व, उस हिसाब से वहाँ के बंदियों का वर्गीकरण हो जाता है, और वो सारी चीज़ें उस पर फर्क पड़ती हैं। अब डीजी का अगर इंटरेस्ट संगीत में है तो पूरी जेल गाती हुई दिखेगी। अगर डीजी का इंटरेस्ट आ गया है पेंटिंग में तो पूरी जेल में पेंटिंग हो जाएगी। ऐसा तो हमने कुछ फिल्मों में देखा, ये हकीकत भी है। बिल्कुल हकीकत है। और अगर डीजी का मन किसी चीज में नहीं है तो आपको जेल सोती हुई मिलेगी। तो ये भी एक बात है कि भाई इस अपनी आदत के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से हम जब जेलों को संचालित करने लगते हैं तो समस्या। सुधाकर जी, ये जो कुछ अलग पहलू इस चर्चा में निकल कर आए हैं वो ये कि जेल का अफसर बनना सजा के तौर पर खुद अफसर लेते हैं, इसके कारण स्थितियां दिक्कत में आती हैं। ज्यादा आप कुछ कह रहे हैं? जेल में उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जिनसे समाज को धोखा है। ये कैसे तय होगा? धोखा, ऐसे लोगों को जेल से बाहर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। और जो इंडिविजुअल क्राइम है वो अगर बाहर भी आते हैं तो उससे कोई धोखा नहीं। एक बात मैं कहूँगा, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने बीवी को दूसरे के साथ देखा, खून कर दिया, अब ये इंडिविजुअल क्राइम है। वो आदमी अगर बाहर आता है तो समाज से कोई धोखा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इसमें फ़र्क किया जाए कि इंडिविजुअल को उनका क्राइम है जिससे समाज को कोई धोखा नहीं है, ऐसे लोगों को जेल में रखने की बहुत सी ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों से समाज को धोखा है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जेल से किसी भी हालत में बाहर नहीं है। ऐसा अगर जब सब हम लोग सोचेंगे, ऐसे कानून बनाएंगे, तब जाकर जेल में कम लोगों की तादाद आएगी। सवाजीत सिंह जी, जो बुनियादी बात है जेलों की इस मौजूदा हालत की जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है विचाराधीन कैदियों का ज़रूरत से ज़्यादा जेल में रहना, 67%। और इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह आती है वो ये कि अदालतों में मामलों का लंबित होना 3 करोड़ से ज़्यादा। आप तो खुद जज रहे हैं सर, दिक्कत है कहाँ आपके हिसाब से? अदालतों में देखिए जो लंबित है मामले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजेस संख्या के अनुपात में बहुत कम है, इसलिए वो ज़्यादा लंबित है। इसका दायित्व तो सरकार पे होता है, जज पे नहीं। सरकार को चाहिए कि जितनी एक स्टैंडर्ड के अनुसार जितनी अदालतों की संख्या होनी चाहिए उतनी अदालत बनाए, उतने जज नियुक्त करें, और ताकि जजेस पे ओवर बर्डनिंग न हो और वो टाइमली अपना फैसला दे सके। सवाजीत सिंह जी, बहुत संक्षेप में, जजों के स्तर पर सब कुछ ठीक है क्या? आपका अनुभव बहुत संक्षेप में, पूरे सम्मान के साथ। जजेस के स्तर पे बहुत ज़्यादा ठीक है। जजेस के स्तर पे मुझे कोई कमी नहीं आती, नजर नहीं आती। चलिए,
नज़र अगर कोई कमी आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाई कोर्ट और सुप्रीम और कोर्ट। दूसरी चलिए दो पक्ष आपके इस तर्क को लेकर हैं यहाँ पर, बहुत संक्षेप में विशाल आनंद जी। सवाजीत सिंह बहुत जी, संक्षेप 90% सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने जेल के अंदर कभी कदम ही नहीं रखा, उनको जेल के अंदर की स्थितियां ही नहीं पता। ठीक है, वहाँ पे जो विजिटिंग जज भी होते हैं वो भी सेशन कोर्ट के होते हैं। वर्तका जी, ये जब तक कोई व्यक्ति उस स्थिति को नहीं देखेगा वो कैसे महसूस करेंगे? वर्तका जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? समस्या यही है कि असल में हम जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हमें लगता है कि हम इनके बारे में अच्छा ही बोलें, और अगर हम अच्छा ही बार बार बोलते रहेंगे और शीशे को नहीं देखेंगे तो शीशा में झूठ बोलने लगेगा। हम वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हकीकत को भी समझना बेहद जरूरी है। कभी किसी भी डिस्कशन से फायदा तभी हो सकता है, और खासतौर पर बंदियों को अगर हम ये मानने को तैयार हो कि हमें सिस्टम में बदलना है। होता ये है कि वो एक गेंद है, उस गेंद को हम पुलिस पे फेंकते हैं, पुलिस दूसरे पे फेंकती है, और वो गेंद वहीं घूमती है, मामला वहीं घूमता है। ऐसा होने से कभी कुछ नहीं। कुछ और सवालों को लेते हैं चर्चा में, और उसके बाद कुछ और अहम सवाल और समाधान को लेने। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है प्रिजन रिफॉर्म में, उनको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनके लिए हमने ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया कि वो लोग जाएं और जो प्रिजन रिफॉर्म पे अच्छे से काम कर सके। उनको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से। सर, मेरा केवल एक ही सवाल है, क्या ये जो कानून और नियम बनाए जाते हैं क्या पैसे वालों के लिए बनाए जाते हैं? कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, सुनील जी, इसका जवाब आप दीजिएगा क्योंकि जी सर, एक्चुअली जो एनजीओज यहाँ पे काम कर रही हैं जेल में, कारागार में जाकर पूरा टाइम देती हैं, उनको और खुलकर सिस्टम को चाहिए कि उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, ताकि वो बढ़ चढ़कर और सहयोग कर सकें उनके सुधार में। ठीक है, आपका अनुभव हमने नहीं जाना था, आपने भी अपना वक्त जेल में बिताया है। आप किस तरीके की उम्मीद करती हैं इस पूरे सिस्टम से? सर, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जो बेवजह ही, जैसे मैं 498 के केस में गई थी, 4 महीने मैं अंदर रही थी, तो इतना तो समझ में आता है कि 498 का जो है हम लोग क्या करेंगे डाउरी के केस में, मतलब हम लोगों को क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है, और एक्चुअल में जिसके ऊपर ये होता है, जिसके ऊपर डाउरी केस है, उनको सज़ा नहीं मिलती है, उनको अंदर नहीं भेजा जाता। मैं जानना चाहता हूँ कि जो जज साहब कह रहे हैं कि जज सारे सही होते हैं, तो 70 दिनों में मतलब 70 बार लोग पेशी पर आते हैं जज साहब के सामने, लेकिन उनके साथ कई लोगों के साथ वकील नहीं होता, लेकिन जज साहब एक बार भी ये नहीं पूछते कि तुम किस अपराध में अंदर गए हो, क्यों गए हो। लीगल से जुड़ा सवाल है। सवाल ये सर, अंदर बहुत एजेड लोग भी हैं, जैसे 80s 95 ऐसे एज के लोग हैं, तो कोई कानूनी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर उनके लिए कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि कई जने ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एज बहुत हो चुकी है, तो कानून व्यवस्था कुछ ऐसी बनानी चाहिए ताकि उनको बाहर रिलीज किया जाए। बहुत संक्षेप में सुनील जी, सबसे पहले कि अगर कुछ संस्थान आगे आना चाहते हैं, जेल के कैदियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या सरकार प्रमोट करती है? जेल का पूरा जो ढांचा है वो उनका स्वागत करता है या दिक्कतें हैं? बिल्कुल, देखें ये बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। अगर जेल में किसी को क्यों भेजा जाता है, ताकि उसकी जो है जो मानव उसकी जो सोचने की जो प्रवृत्ति है उसको चेंज किया जा सके, नेगेटिविटी से उसको पॉजिटिविटी की तरफ लाना, ये जेल में भेजने का होता है। तो ये काम कौन करेगा? जेल स्टाफ तो करेगा नहीं। जेल स्टाफ का तो मेन ही होता है कि कोई आदमी जेल से भागे नहीं और कोई आदमी जेल के अंदर मरे। जेल स्टाफ तो पहले से कम है, और जेल स्टाफ ऑलरेडी 30% जो है कम है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है इसमें। तो ये काम जो है एनजीओ करते हैं। तिहाड़ ने सबसे पहले इस चीज़ में शुरुआत की थी और हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। अब उस इंस्टीट्यूशनलाइज को देखते हुए अब एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। उसमें अब एनजीओ का एक अलग चैप्टर दिया गया है जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी संस्थाएं जो है कैदियों की सुधार के लिए आगे आना चाहती हैं, उनका स्वागत, तो जेल प्रशासन उनका स्वागत करेगा। सभाजीत सर, जो सवाल यहाँ पर एक दर्शक ने पूछा और एक तरीके से चिंता भी अपनी जाहिर की, वो ये कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तारीख पर तारीख ही क्यों मिलती है? तारीख पर तारीख इसलिए मिलती है कि एक कोर्ट, सुनिए ना, एक कोर्ट के सामने मान लीजिए 500 मुकदमे होने हैं और उसके सामने 15,000 की पेंडेंसी है, तो आया उसने तारीख, मुवक्किल की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से तारीख का आया प्रपोजल, दूसरे ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तारीख मिल गई। लेकिन विक्रम सिंह साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठा और वो सवाल सीधा पुलिस की साख पर खड़ा होता है कि आप किसी भी कारण के चलते, कारण कुछ भी हो सकता है, बेगुनाह लोगों को भी जेल में डाल रहे हैं और जेल लगातार भरती जा रही है विचाराधीन कैदियों से। कोई सरकार बढ़ाती नहीं, विचाराधीन कैदी ऐसे विचाराधीन रहे। विक्रम सिंह साहब, जब तक अनुराग जी, इसका कोई औचित्य नहीं है और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं बेगुनाह लोग भेजे जाते हैं, जहां कहीं बेगुनाह लोग भेजे जाते हैं, इसकी एक जांच होनी चाहिए और 72 घंटे के अंदर मैं समझता हूं सर्वे होना चाहिए हर जेल में। उत्तर प्रदेश में जैसे आईपीएस ऑफिसर्स के नीचे जेल हैं, मैं समझता हूं कि सम्मेलन में ये पूछा कौन कहते हैं कि वो बेगुनाह है
और जो अपने को बेगुनाह कहते हैं उनके बारे में पुनर्विवेचना और जांच होनी चाहिए। और ये जांच 72 घंटे में पूरी होकर के ये स्पष्ट होना चाहिए बेगुनाह है या गुनहगार है। अगर बेगुनाह है तो उनकी बात में अगर बल है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करें, और जिन विवेचकों ने गलत तरीके से ट्रम्प तक चार्जेस में जेल भेजा है उनका निलंबन और प्रशासनिक और वैधानिक कार्रवाई। सुधाकर जी, बहुत संक्षेप में आपके हिसाब से जो विचाराधीन कैदियों की समस्या है, इससे निपटने के लिए सुझाव क्या, समाधान क्या? मैं विक्रम जी से पूर्ण तरह सहमत हूँ। अगर ये होना शुरू हो जाए कि गलत काम करने वाले को, फिर वो पुलिस वाला हो, प्रोसिक्यूटर हो, जज हो, जेलर हो, कोई भी हो, अगर ऐसे करने वालों को, जैसे 72 साहब ने कहा कि सर ने कहा 72 घंटे के अंदर, बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसका अगर वर्तका जी समाधान क्या, बहुत संक्षेप हो जाता है तो जेल में आने वालों की संख्या निश्चित कम होगी। बहुत संक्षेप। कुछ बातें पब्लिक को पता लगनी चाहिए कि अगर किसी कैदी को ओपन जेल या सेमी ओपन जेल या ओपन कॉलोनी में भेजा गया है तो क्यों भेजा गया है, ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आज के ज़माने में हम आरटीआई की बात करें, ओपननेस की बात करें, तो मेरा ख्याल है पब्लिक को ये जानने का अधिकार है। क्योंकि अभी अब जैसे उन्होंने बंदी ने कहा, बिल्कुल उन्होंने अपनी बात उन भाई ने बिल्कुल सही कही। दूसरी बात, कई राज्य ऐसे हैं जिसमें जेल मंत्री खुद ही जेल के अंदर कभी नहीं जाते हैं। और तीसरी बात यह है, जेलों में कई बार जब कोई मंत्री या फिर कोई सत्ताधारी पार्टी से जब जेल के अंदर किसी वजह से बंद हो जाता है तो जेलों का एक हिस्सा सुधर जाता है। ये भी बात सोचने की है। ऐसा क्यों होता है कि किसी मंत्री के जेल में अपराधी के तौर पे या फिर एक कॉन्विक्ट या यूटी के तौर पे आने से जेल का वो हिस्सा तो एकदम समरा हुआ हरियाली आ जाती है उसमें, और सिर्फ उसमें हरियाली नहीं आती, बाकी बंदी सब चाहते हैं इस हरियाली वाले हिस्से में हम भी थोड़े दिन रह जाएं, हमें भी छांव मिल जाए। जेल के सिस्टम से जुड़े तमाम अफसरों को खोजना होगा, नीति निर्माताओं को जेल मंत्री बने। बिल्कुल ठीक है, अलग अलग इस तरीके के ढेरों उदाहरण हैं, लेकिन जो सवाल हैं उनके जवाब खुद नीति निर्माताओं को खोजने होंगे। और ये समझना होगा कि जेल में बंद विचाराधीन कैदी वोटर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मानव अधिकार भी पूरी तरीके से भुला दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।